आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। प्रिय मित्रों, स्टडी विद प्रदीप के ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोग एग्जाम पॉइंट के माध्यम से अपने बायोलॉजी के सब्जेक्ट की टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको ज्ञात है कि हम लोग अभी तक 16 एग्जाम पॉइंट को कर चुके हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में था। हिंदी मीडियम में आपके दो अलग अलग चैप्टर से मिक्स करके प्रश्नों को करवाया गया था, लेकिन वो सिस्टम से नहीं था। तो हम लोग सिस्टम से इस कड़ी को स्टार्ट करें, उसके लिए बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और माँ सरस्वती से हम लोग विनती करते हैं कि आने वाला दिन हमारा बेहतर हो, ज्ञान से भरपूर हो। माँ सरस्वती आपके घर में धन धान्य की पूर्ति करें और आपकी जो भी वांछित इच्छाएँ हैं वह सभी पूरी हों और आप अपने जीवन की समृद्धि में और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सफल हों। तो हम लोग स्टार्ट करें इस श्रृंखला को, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और वनस्पत जगत से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं और यह श्रृंखला आपकी लगातार वनस्पत जगत खत्म होगा, जंतु जगत खत्म होगा और फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आपको करवाएंगे। एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, इसे देखिए और इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से एंजॉय करिए, बहुत मस्त है। मैं भरोसा रखूंगा कि आपको लाभ देगा। देखिए, जेनरा प्लेंटेरम नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो किसने लिखा था? पुस्तक बेंथम और होकर द्वारा लिखी गई। तो पहले तो आपसे पूछा जाता है जेनरा प्लेंटेरम नामक पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो आप कहेंगे बेंथम और होकर हैं। ठीक है, कौन है? बेंथम और होकर हैं। आगे लिखा गया जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। बेंथम एवं हुकर द्वारा बीजी पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति का प्रस्तुत किया गया था। यानी पॉइंट तो आपको एक है, लेकिन यही देखिए लिखा गया है बेंथम और हुकर द्वारा बीजी पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति को प्रस्तुत की गई थी। यानी प्राकृतिक पद्धति को प्रस्तुत किया गया था। आपसे पूछा जाता है कि नेचुरल जो पद्धति है, नेचुरल थ्योरी जो दी थी विभाजन की या क्लासिफिकेशन की, वो किसने दिया था? तो बेंथम और होकर ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा दिया गया है आसान सा प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। आप सभी जानते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण में आर्य छुटेकर ने जीवों को कैसे बांट दिया था? तो जीवों को उन्होंने बांटा था किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा में सभी ये एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को रख दिया गया। फिर किंगडम फंजाई आया तो फंजाई में बहुकोष की सभी जीवों को रख दिए गए जो कि कैसे थे, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक थे, जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते थे, यानी परपोषी थे। ठीक, और उसके बाद पादप जगत आया और जंतु जगत आया। लेकिन फंजाई में भी एक कोष के फंजाई पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ईस्ट है। ठीक है, अगला आपको दिया गया है यहाँ पे तीसरे नंबर का प्रश्न है, कैलेवियर स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स या महाजगतों में बांटा था, जिसमें प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा में विभाजित किया था। किसने? कैवेरियर स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स या महाजगतों में विभाजित किया था, जिसका नाम था प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। बोएज एवं अन्य ने इसके स्थान पर 3 डोमेन, बोएज और अन्य ने इसके स्थान पर कितने डोमेन दिए थे? 3 डोमेन वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। ठीक, उपजाति जाति से नीचे की श्रेणी को कहते हैं। उपजाति जो होता है सब स्पीसीज, ये क्या होता है? जाति के नीचे की श्रेणी को कहते हैं। जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी को अर्ध जाति कहा जाता है। और कहते हैं 2 ऐसी जातियां जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं करती, उन्हें सहोदर जातियां कहलाती हैं। कह रहा 2 ऐसी जातियां जो आपस में तो समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं करती, सहोदर जाति कहलाती हैं। याद रखिएगा, ये आपकी एग्जाम पॉइंट नंबर 5 थी। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है आपके 5 नंबर के, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। आप सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति द्विपद नामकरण प्रस्तुत किया था। अगला, डी कंडोले ने सर्वप्रथम, देखिए डी कंडोले ने सर्वप्रथम टेक्सोनॉमी शब्द खोजा था। उन्होंने यह शब्द सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में थ्योरी एलिमेंटायर डीला बॉटनिका में प्रयोग किया था। किसमें?
थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बॉटनिका में प्रयोग किया था 1813 में। और यह प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। डी कंडोले ने किसको दिया था? तो आप कहेंगे टेक्सोनॉमी शब्द को खोजा था। किसने खोजा था? डी कंडोले ने टेक्सोनॉमी शब्द को खोजा था। और यह शब्द सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे दिया था? 1813 ईस्वी में थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बॉटनिका में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक हैं हचिंसन है। कौन है? हचिंसन है। उन्होंने पौधे के वर्गीकरण की जात वृत्ति पद्धति की जानकारी अपनी इसी पुस्तक में दी थी। किसने? कह रहा द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं हचिंसन। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण की जात वृत्ति पद्धति की जानकारी अपनी इसी पुस्तक में दी थी। किस पुस्तक में? तो आप कहेंगे किसमें? पुस्तक का नाम आप देख लीजिए। पुस्तक का नाम क्या है? द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शीशम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे डेलवर्जिया सिसो। शीशम का वानस्पतिक नाम क्या है? डेलवर्जिया सिसो है, जिसमें डेलवर्जिया इसका जेनरिक नाम है, जबकि जीनस इसका क्या होता है? सिसो स्पेसिफिक नाम अर्थात स्पीसीज का नाम होता है। टीक का जेनरिक नाम जो होता है, टीक जिसे आप कहते हैं, तो उसका नाम होता है टिक्टोना। और साल का जेनरिक नाम क्या होता है? सोरिया। और चीड़ का क्या नाम होता है? पाइनस। तो ये हो गए आपके कुछ स्पीसीज जिनके नाम आपको बताए गए हैं, जैसे कि डेलवर्जिया सिसु किसका नाम है? शीशम का है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो दिया गया टीक का जेनरिक नाम टिक्टोना है। वहीं पे साल का जेनरिक नाम सोरिया है। और चीड़ का जेनरिक नाम क्या है? पाइनस होता है। ठीक है, सामान्य ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो ब्रेड व्हीट जिससे ब्रेड बनाया जाता है उसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। या गेहूं का सामान्य नाम आपको बताना है तो आप कहेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। स्पीसीज शब्द का चयन किया गया था। स्पीसीज शब्द का चयन या किसने दिया था? तो आप कहेंगे स्पीसीज शब्द के बारे में किसने बताया था? तो जॉन रे ने। किसने बताया था? जॉन रे ने बताया था। जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन होकर द्वारा पादप वर्गीकरण संबंधी शोध में किया गया। जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन होकर द्वारा पादप वर्गीकरण संबंधी शोध में किया गया, जिसके पादप वर्गीकरण की पद्धति एल्फांसो डी कैंडोल ने पादप वर्गीकरण पद्धति पर आधारित था, जिनके द्वारा आज के प्रचलित गण के स्थान पे कोहार्ट का उपयोग किया गया था। ध्यान सुनिएगा, ये प्रश्न 2021 में पूछा गया कि कोहार्ट शब्द किससे संबंधित है? तो गण से संबंधित। कोहार्ट शब्द किससे संबंधित है? गण से संबंधित है। ये प्रश्न 2021 में आपने देखा होगा पूछा गया है। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन होकर द्वारा पादप वर्गीकरण संबंधी शोध को किया था। ठीक, इसमें पादप वर्गीकरण की पद्धति एल्फांसो डी ला कैंडेला। किसने? एल्फांसो डी ला कैंडोल ने पादप वर्गीकरण पद्धति पर आधारित था। ठीक, किस पे आधारित था? एल्फोंस डी कैंडोल के पादप वर्गीकरण पर आधारित था, जिनके द्वारा आज के प्रचलित गण के स्थान पे कोहार्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति का पिता कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। अब आपको मैं कुछ काम की बातें बताना हूँ। देखिए, चैनल द्वारा जो भी कार्यक्रम आपके लिए चलाए जा रहे हैं वह सभी कार्यक्रम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़ने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मैं आपकी बातों से अवगत हूँ और समझ सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आसानी से हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए जो हमने क्लास आपकी संकल्प बैच की स्टार्ट की, उसमें हम अभी दो आपका एक साइटोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई, दूसरी क्लास हम लोग कर रहे हैं एनिमल किंगडम से स्टार्ट किए हैं। वह क्लास आपकी हिंदी में हम ज़्यादा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, देखिए आपके विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करके आप जुड़िए। देखिए आपको कहीं से मैटर मिल रहा, आप पढ़िए। मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, पेड करिए, चाहे जैसे जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए। लेकिन एक बार जो एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला इसे देख लीजिए, जो आपकी श्रृंखला वीडियोज़ के चल रहे हैं उसे देख लीजिए। एक बार आप विश्वास करके देख लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि जो चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं उन चीज़ों से डायरेक्ट आपको प्रश्न मिलेंगे, मैच करेंगे। मैं मैच करके बाद में दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से आए। पिछली बार सिर्फ हमने 27 से 28 वीडियो बनाए थे और उस 27 से 28 वीडियो में आपके 62 प्रश्न हमने मिलवा दिया था।
सिर्फ 27 से 28। इस बार तो समय हम एक एक पॉइंट को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं, और हम आपको बूस्टर डोज में करवा रहे हैं, डबल डोज में करवाए हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जाम पॉइंट में करवा रहे हैं। तो आप भरोसा करके जुड़ेंगे तो आपको सफलता 100% सुनिश्चित है। हम विश्वास कर रहे हैं और आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। लैटिन भाषा एक मृत भाषा है। लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, अर्थात साधारण बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, अर्थात साधारण बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है तथा इसमें अब तक कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। अब इसमें ना तो हुआ है, ना ही अभी तक कोई परिवर्तन हुआ है। अतः वैज्ञानिक नामकरण में, अब यहाँ से देखिए आपका प्रश्न में, अतः वैज्ञानिक नामकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि ये नाम अंतर्राष्ट्रीय रूप से समान रहे। बात समझ गए। आपसे पूछा जाएगा कि लैटिन भाषा का उपयोग क्यों किया जाता है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, तो आप कहेंगे क्योंकि यह भाषा में परिवर्तन संभव नहीं है, परिवर्तन नहीं हो सकता, चूंकि ये भाषा यूज ही नहीं हो रही है। इस भाषा में कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये भाषा जब यूज नहीं होती, भाषा में बात, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पनिया ले आइए। पनिया कोई शब्द नहीं होता है, पानी होता है, ठीक है। चम्मचवा लाइए, चम्मचवा कोई शब्द नहीं है, चम्मच नहीं है, चम्मच होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हम अपनी भाषा में जो हम भोजपुरी, अवधी, मथुरा जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में उस शब्द को बदल देते हैं, लेकिन ये भाषा उचित नहीं होती है। तो इसका मतलब हिंदी भाषा में परिवर्तन संभव है, लेकिन लैटिन भाषा में परिवर्तन संभव नहीं। बात मेरी समझ गए। और यही कारण है कि वैज्ञानिक भाषा के लिए उसे उपयोग किया जाता है। अब जैसे इंग्लिश का ही ले लीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश में भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका हम बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, और उसमें परिवर्तन भी होता है। आप खुद ही देखेंगे, जैसे कोई बिहारी होगा तो वैलू को वैलू कहता है। आपने देखा होगा कि वैल्यू को वैल्यू कहा जाता है, तो वैल्यू कोई शब्द नहीं होता, वी से भा का उच्चारण नहीं होता, वा का उच्चारण होता है, लेकिन वैल्यू कहते हैं, ठीक। तो ये क्या है कि क्षेत्र भाषा के हिसाब से भाषा इंग्लिश की भी बदल सकती है, हिंदी की भी बदल सकती है, लेकिन लैटिन भाषा चूँकि प्रयोग में नहीं, इसलिए इसमें परिवर्तन संभव नहीं, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है किसमें बताइए, तो दो ही नाम पद्धति में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पौधों के हर्बेरियम नमूने को संरक्षित किया जाता है जिसका उपयोग नामकरण में होता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे होलोटाइप का प्रयोग लेखक द्वारा पहली बार वर्णन के लिए किया गया है, ठीक। अब आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न है, जब वंश और जात दोनों नामों के प्रत्येक अक्षर समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब वंश और जात दोनों के नाम के एक मिनट फिर से देखिए, जब वंश और जात यानी जीनस और स्पीसीज दोनों नामों के प्रत्येक अक्षर समान होते हैं, यानी जो नाम हो वही रिपीट हो दोनों में, तो उसे क्या कहते हैं, टाटोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं, टाटोनिम कहा जाता है, टाटोनिम कहते हैं, ठीक। जब मूल टाइप सामग्री अर्थात होलोटाइप उपलब्ध हो तो लेखक द्वारा उस क्षेत्र में एकत्रित नमूनों में से किसी एक को चुनकर उसका नामकरण कर दिया जाता है, जिसे सिन टाइप कहते हैं। कह रहा है जब मूल टाइप सामग्री अर्थात होलोटाइप अनुपलब्ध हो, यानी वो एब्सेंट हो, नहीं पाई जाती हो, एब्सेंट हो, तो लेखक द्वारा उस क्षेत्र में एकत्रित नमूनों में से किसी एक को चुनकर उसका नामकरण कर दिया जाता है, जिसे सिन टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, सिन टाइप कहा जाता है। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत नामकरण के दौरान विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्र किए जाते हैं। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत नामकरण के दौरान विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्र किए जाते हैं। इन्हें कई प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें आइसोटाइप, होलोटाइप को डुप्लीकेट होता है। आइसोटाइप होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है, ठीक है। बीजी पौधे के विभिन्न लक्षणों पर ध्यान से देखिएगा, बीजी पौधों के विभिन्न लक्षणों पर, ठीक, आधारित नामकरण को 3 पद्धतियां हैं। बीजी पौधों के विभिन्न लक्षणों पर आधारित नामकरण की कितनी पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां निम्न हैं। प्राकृतिक पद्धति जो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया। फाइलोजेनेटिक पद्धति एंगलर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, एंगलर, योंग, फ्रांटल और हचिंसन द्वारा दिया गया फाइलोजेनेटिक। और उसके बाद तीसरा जो है वो तीसरा कौन सा है, तो आप कहेंगे तीसरा है कृत्रिम पद्धति, लीनियस तथा थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिया गया था।
पांच जगत वर्गीकरण में आ जाएं तो पांच जगत वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने दिया था? व्हिटकर ने दिया था 1969 में। पांच जगत पद्धति को किसने दिया था? व्हिटकर ने दिया था। कब? 1969 में। वहीं पे चार जगत वर्गीकरण की बात करें तो कोपलैंड ने दिया था 1938 में। तीन जगत वर्गीकरण को किसने दिया था? हीकल ने दिया था। कब? 1866 ईस्वी में। और वहीं पे दो जगत वर्गीकरण को लीनियस ने दिया था 1735 ईस्वी में। ठीक। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। इकोलॉजी जीवों के वातावरण व जीवों के परस्पर अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। एथनोबायोलॉजी व्यक्तियों, जीवों तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। इथोलॉजी जंतु व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन अर्थात न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स के कण होते हैं जिनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है, जो इसका लगभग 6% केंद्रीय भाग बनाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से फिर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर से देखिएगा ऊपर से। विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन अर्थात न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स के कण होते हैं। विषाणु जो होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन अर्थात न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के कण होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए होता है, जो इसका लगभग 6% भाग, कितना प्रतिशत भाग होता है? सिर्फ 6% भाग केंद्रीय भाग बनाता है और 94% भाग प्रोटीन अणुओं का बना होता, मोटा होता है, अभेद्य सुरक्षात्मक कवच होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सिड के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक पदार्थ एक सूत्री आरएनए होता है। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक पदार्थ एक सूत्री आरएनए होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज वायरसों में जेनेटिक पदार्थ डीएनए होता है। जबकि बैक्टीरियोफेज वायरसों में जेनेटिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है? जेनेटिक पदार्थ डीएनए होता है। अमेरिका के लुक मोंटेनियर तथा रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स विषाणु, अमेरिका के लुक मोंटेनियर तथा रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स विषाणुओं, किसको? एड्स विषाणु, एक सेकेंड, एड्स विषाणु यहाँ पे आ जाएगा, एड्स विषाणु, एक सेकेंड, की खोज की थी। बाद में इसे एचआईवी के नाम से जाना गया, एचआईवी नाम दिया गया। ठीक, आगे बढ़ जाइए। टीएमवी एक सूत्री आरएनए वायरस है जिसमें सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसका कोशिका संरचना नहीं होती, यही कारण होता है टीएमवी को सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे और आपसे फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। 50 प्रश्न है। पादप विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ अर्थात पदार्थ आरएनए होता है। पादप विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है, जबकि जंतु विषाणुओं में यह आरएनए अथवा डीएनए होता है। ठीक है, जबकि जंतु विषाणुओं में यह आरएनए अथवा डीएनए होता है। बहुत कम पादप विषाणुओं में डीएनए पाया जाता है। बहुत कम पादप विषाणुओं में डीएनए पाया जाता है। अंडरलाइन करिए, नोट करिए इसको, आपको पीडीएफ मिलेगा, इसको अंडरलाइन करके याद करिए, कॉपी पे नोट करिए। बहुत कम पादप विषाणुओं में डीएनए पाया जाता है, जैसे कि कैलिमो वायरस। किसमें? कैलिमो वायरस में। वायराइड आरएनए के एक सूक्ष्म रज्जुक से निर्मित होते हैं जिनमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं होता है। वर्ष 1971 में टी.ओ. डाइनर ने इन संक्रामक कारकों को वायराइड कहा था। कह रहे हैं, फिर से देखिएगा, वायराइड जो होते हैं ये आरएनए से एक सूक्ष्म रज्जुक से निर्मित होते हैं। वायराइड आरएनए के सूक्ष्म रज्जुक से निर्मित होते हैं। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण क्या होता है? नहीं होता है। वर्ष 1971 में टी.ओ. डाइनर ने, किसने? वर्ष 1971 में टी.ओ. डाइनर ने इन संक्रामक कारकों को वायराइड कहा था। विषाणु की खोज इवानोव्स्की द्वारा की गई। विषाणु की खोज इवानोव्स्की द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इवानोव्स्की द्वारा की गई। विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते। विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की क्या होते हैं? कड़ी होते हैं। प्रियांश सूक्ष्मतम प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी कण होते हैं।
प्रियांश जो होते हैं ये सूक्ष्मतम प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी कण होते हैं। वायराइड्स नग्न आरएनए के संक्रमणकारी कण होते हैं। विषाणुओं में प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। विषाणुओं में प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। यह अनेक इकाइयों की बनी होती हैं जिसे कैप्सोमेयर कहते हैं। एक एक इकाई को क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर कहते हैं। विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर बहुगुणित होते हैं तथा इनमें स्वयं का कोई भी उपापचयी तंत्र नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द एनसीईआरटी की तरह महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कोई भी उपापचयी तंत्र नहीं पाया जाता है। रानीखेत बीमारी मुर्गी पालन से संबंधित है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से संबंधित है और ये उत्तराखंड के रानीखेत क्षेत्र से संबंधित है और यह वायरस से होने वाला एक रोग है। किससे होने वाला? वायरस से होने वाला एक रोग होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि 5174 या कोलीफेज 5174 एक प्रकार का बीजाणुभोजी वायरस है। 5174 एक प्रकार का बीजाणुभोजी वायरस है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ एक सूत्री डीएनए होता है जिनमें जीनोम बेस युग्म कितने होते हैं? 5386 होती हैं। T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है। इसमें T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु, इसमें इश्चेरिचिया कोलाई जीवाणु से उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जीनी इंजीनियरिंग में किया जाता है। वैरियान का अर्थ होता है मृत वायरस। वैरियान का अर्थ क्या होता है? मृत वायरस। विषाणु परासूक्ष्मदर्शी कोशिका रहित संक्रमणकारी कण है जिनमें जीनोम के रूप में केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। यह अविकल्पी अंतःपरजीवी है। अविकल्पी अंतःपरजीवी हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही प्रतिकृति करते हैं और पोषक कोशिका की जैव संश्लेषी मशीनरी का प्रयोग अपने प्रतिकृति के निर्माण में करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के बाहर प्रोटीन्स की एक खोल होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के बाहर प्रोटीन की एक खोल होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। एड्स वायरस से होने वाला रोग है। एड्स वायरस से होने वाला रोग है। यह HIV HLTV, ध्यान से देखिएगा, HIV, ठीक, HLTV और तो उसके बाद रोमन नंबर में 3, ठीक, या LAV या क्या होता है ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। यानी अभी तक हम लोग एक HIV जानते थे, HIV के साथ ही साथ कौन है? HLTV और 3, ठीक, या ALV या ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। यह वायरस प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं जैसे कि T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को छीण कर देता है। एड्स के निदान हेतु इल्सा टेस्ट कराया जाता है। अभी आगे हम फुल फॉर्म इसका बताएंगे, एंजाइम लिंक्ड एब्जॉर्बेंट टेस्ट से। अभी आगे इसका आएगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। HIV एक जटिल आवरण युक्त वायरस है जिसमें क्या पाया जाता है? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाई जाती है। इसके कारण इसकी सूचना का प्रसार उल्टा हो जाता है और आरएनए से डीएनए का निर्माण होने लगता है। मैंने आपको बताया था कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिप्लिकेशन या प्रतिकृति कहते हैं और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है, तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसलेशन, ठीक, ट्रांसक्रिप्शन। और जब क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। और अगर ये उल्टा तो होता नहीं, ठीक है। और इसके बाद आ जाएंगे तो ये हो गए आपके 38। उसके बाद आइए यहाँ पे 39 कहाँ गया? 39, अच्छा। उसके बाद आइए इल्सा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सार्वेंट एस्से। क्या नाम है? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सार्वेंट एस्से। परीक्षण का प्रयोग HIV संक्रमण का पता लगाने हेतु किया जाता है।
इस विधि में प्रतिरक्षी का प्रयोग रोगजनक कारक या पदार्थ के रूप में अभिनिर्धारित किए जाते हैं। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु बीजाणुभोजी कहलाता है। इनकी खोज स्वतंत्र रूप से टॉर्ट योंग डी हेरल ने की थी। T4 बैक्टीरियोफेज या T4 जीवाणुभोजी की संरचना टेडपोल के समान होती है, जिसमें बहुकोणीय शीर्ष एक कुंडलित पुच्छ से जुड़ा रहता है। बीजाणुभोजी का न्यूक्लिक अम्ल द्विसूत्री डीएनए का बना द्विसूत्री डीएनए का नहीं, बीजाणुभोजी बैक्टीरियोफेज यहाँ पे दो सूत्री नहीं होगा, ये एक, अच्छा नहीं, हाँ दो सूत्री, ठीक है, दो सूत्री डीएनए का बना होता है, सही। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। ठीक, कह रहा है कि कॉलिमोवायरस कॉमिलोवेरिडी कुल का जीनस है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे संदेह हो रहा है, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा। ये दो सूत्री नहीं होता, मुझे लगता है एक सूत्री होता, लिखने में मिस्टेक हो गया, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कॉमिलोवायरस कैमिलोविरिडी कुल का देखिए, कुल होगा, ये कुछ लिखा गया, कुल का क्या है, जीनस है। इसमें मुख्यतः पौधों को संक्रमित करता है, यह मुख्यतः पौधों को संक्रमित करता है। इसमें डीएनए का दोहरा गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें अंतर्गत आने वाला प्रमुख वायरस है कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। इसके अंतर्गत आने वाला कौन वायरस है, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस होता है, और इसमें डीएनए पाया जाता है। विषाणुओं में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कवच से ढके होते हैं, जिसे कैप्सिड या कैस्पोमीर कहा जाता है। प्रियांश संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं। ये सूक्ष्मतम प्रोटीन अणु रोगोत्पादन की क्षमता रखते हैं। इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। गायों के पागलपन का रोग, मनुष्यों में हंसी रोग अर्थात कुरू रोग, डिमेंशिया तथा कंपनशील लकवे अर्थात पार्किंसंस रोग किसके द्वारा होता है, प्रियांश के कारण होते हैं। प्रियांश आधारित रोगों पर रिसर्च के लिए वर्ष 1976 में DC गजडुसेक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रियांश शब्द की खोज वर्ष 1982 में स्टैनले बी प्रोन्सियर द्वारा की गई थी। प्रियांश पर रिसर्च के लिए प्रोन्सियर को 1997 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करने वाला विषाणु का नाम रेबीज है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियोमाइलिटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचारण दूषित भोजन अथवा जल से फैलता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देते हैं। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही पोषक कोशिकाओं के बाहर इनका दुगड़न हो सकता है। उपापचयी एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ही स्वतंत्र वायरस कणों में इस कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। वायराइड्स में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। ये आरएनए के स्वतंत्र छोटे एवं वृत्ताकार एक सूत्री अणु होते हैं, जिनमें लगभग 300 न्यूक्लियोप्रोटीन मोनोमर होते हैं। ये सिर्फ पौधों में रोग फैलाने वाले संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। और उसके बाद आ जाएंगे वर्ष 1971 में T.O. डाइनर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने एक अणुओं को वायराइड्स नाम दिया था। सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड पोटैटो स्पेंडिल ट्यूबर वायराइड्स है। सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड्स कौन है, पोटैटो स्पेंडिल ट्यूबर वायराइड्स होता है। वर्ष 1935 में W.M. स्टैनले ने सर्वप्रथम तंबाकू के मोजाइक वायरस को पृथक करके इसके रवे बनाने में सफलता हासिल की, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला। बुंड ट्यूमर वायरस एक आकाशुर्कियों का पादप विषाणु है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। यह फाइटोबैक्टीरियो वायरस वंश के योंग रियोविरिडी परिवार से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रथम श्रृंखला हिंदी मीडियम में एग्जाम पॉइंट की कंप्लीट होती है। इसके बाद दूसरी श्रृंखला बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।